हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग सेकेंड वन शॉट सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि हमारा गुडविल का चैप्टर है, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। हम क्लास 12 अकाउंटेंसी का प्रीवियस चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, वो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, इट इज़ गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है, इसमें दो टॉपिक के बारे में, पहली बात है गुडविल क्या होता है और कैसे गुडविल को वैल्यू किया जाता है। बेसिकली गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जो कि मदद करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में फ्यूचर में। गुडविल इज जस्ट लाइक अ रेपुटेशन, जिसको हम बोल सकते हैं मार्केट में कितना नाम है कंपनी का, जो हमको हेल्प करेगा फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने में विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जिसको देखना या छूना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, गुडविल का जो भी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है उससे गवर्न होता है। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस 26, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसमें से जो इनटेंजिबल एसेट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो है एएस 26। दो प्रकार के गुडविल होते हैं, पहला हो गया परचेज गुडविल और दूसरा हो गया सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है, जैसे बिजनेस कोई और स्टार्ट किया था, मेहनत कोई और किया है, सारा काम वो किया है और हम उस बिजनेस को खरीद लिए। तो अगर हम उसका बिजनेस को खरीद लेंगे तो उस बिजनेस का जो नाम होगा, उस बिजनेस का जो गुडविल होगा, अब उसका बेनिफिट्स हमको मिलने लगेगा। ऐसे गुडविल को बोला जाता है परचेज गुडविल। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ट्विटर को परचेज किया, है ना। तो ट्विटर इलॉन मस्क बनाया नहीं है, इलॉन मस्क हैज नॉट क्रिएटेड ट्विटर, ट्विटर कोई दूसरा व्यक्ति बनाया है। ट्विटर का जो भी गुडविल है वो क्रिएट किया है, नाम गुडविल सब कुछ वो बनाया है। इलॉन मस्क खाली पैसा देके बिजनेस खरीद लिया। तो जब इलॉन मस्क ट्विटर खरीद लिया तो ट्विटर के जो भी नाम है, ट्विटर का जो भी मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है, अब उसका बेनिफिट्स जो है इलॉन मस्क को होने लगेगा। तो ये जो गुडविल है इसको बोला जाएगा परचेज्ड गुडविल। समझ में आ रहा है? तो दिस गुडविल विल बी नोन एज परचेज गुडविल। तो जो ट्विटर का गुडविल है इलॉन मस्क के लिए, दैट गुडविल विल बी कॉल्ड एज परचेज्ड गुडविल, है ना। लेकिन जो कंपनी वो खुद क्रिएट किया है, खुद बनाया है, जैसे कि टेस्ला, है ना, तो इलॉन मस्क के लिए जो टेस्ला कंपनी का जो गुडविल है वो गुडविल होगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल या आल्सो नोन एज नॉन परचेज्ड गुडविल। जो गुडविल हम खुद क्रिएट किए हैं अपने एफर्ट से, हम किसी से खरीदे नहीं है, हम खुद मेहनत करके गुडविल क्रिएट किए हैं, सच गुडविल इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल। ठीक है, अब एएस 26 के हिसाब से जो गुडविल के बदले हम पैसा दिए हैं वही गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि जो परचेज गुडविल है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम वैल्यूएशन तो पढ़ेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, लेकिन हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज एएस 26 के हिसाब से वही गुडविल रिकॉर्ड हो सकता है जिसके लिए मॉनेटरी कंसिडरेशन पे किया गया है, पैसा दिया गया है। तो पैसा कौन से गुडविल के लिए दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ परचेज्ड गुडविल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा परचेज्ड गुडविल। देखना, गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन, जिसके बदले हम पैसा दिए हैं उस गुडविल को बोलेंगे परचेज्ड गुडविल। दूसरा, इट इज द अमाउंट पेड इफ द अमाउंट पेड इज मोर देन द नेट एसेट। नेट एसेट मतलब टोटल जितना रुपए का एसेट था माइनस जितना रुपए का लाइबिलिटी है, उसको बोलते हैं नेट एसेट। जितना नेट एसेट हो रहा है
अगर हम उससे ज्यादा पैसा दे के बिजनेस को खरीद रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग दे रहे हैं किस चीज का दे रहे हैं, गुडविल का। ठीक है, अभी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर AS 26। AS 26 के हिसाब से परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि AS 26 बोलता है कि जो गुडविल के बदले पैसा दिया गया है उस गुडविल को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब गुडविल निकलेगा कैसे देखना। सबसे पहले जर्नल एंट्री, जितना एसेट्स हम खरीदे सबको डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एसेट खरीदे 10 लाख का, तो ऑल एसेट्स डेबिटेड 10 lakhs। सपोज हम लाइबिलिटी खरीदे हैं 2 लाख का, बिजनेस खरीदे ना, तो बिजनेस खरीदते समय 10 लाख का एसेट आया और 2 लाख का लाइबिलिटी आया, तो 2 लाख का लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हुआ 2 लाख। अब कितना पैसा देना है, टेक्निकली तो 8 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि 10 लाख का एसेट आया है और 2 लाख का लाइबिलिटी आया है, तो टेक्निकली 8 लाख रुपए देना चाहिए। और अगर हम 8 लाख रुपए देते हैं तो ना ही गुडविल आएगा और ना ही कैपिटल रिजर्व आएगा। लेकिन अगर हम 8 लाख से ज्यादा देते हैं, लेट्स से हम लोग पे करते हैं 8,50,000, ठीक है, 8,50,000 दिए, तो ये जो 50,000 हम एक्स्ट्रा दिए हैं ये किस चीज का है, ये गुडविल का है, तो गुडविल डेबिट होगा 50,000 से, कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हम कम पैसा दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 लाख देना था, सपोज हम दिए हैं 7,90,000, तो 10,000 का फायदा हो गया, ये 10,000 को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, गुडविल नहीं आएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब है या तो दोनों ही नहीं आएगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और अगर आएगा तो दोनों में से एक आएगा, या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, वो डिपेंड करता है। जैसे 8 लाख देना था, 8 लाख कहां से आया समझ में आ गया, 10 लाख का एसेट खरीदे, 2 लाख का लाइबिलिटी खरीदे, तो 8 लाख देना चाहिए था, 10 लाख माइनस 2 लाख, तो 8 लाख से अगर ज्यादा देते हैं तो गुडविल आने वाला है, 8 लाख से अगर कम दिए तो कैपिटल रिजर्व आएगा, और अगर 8 लाख रुपए पे करते हैं तो ना ही गुडविल आएगा और ना ही कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज परचेज्ड गुडविल। बहुत आसान क्वेश्चन हैं इसके, ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर है भी नहीं परचेज गुडविल का, क्योंकि परचेज गुडविल में कुछ और वैल्यूएशन का तरीका नहीं है, बस ये एक लौता जर्नल एंट्री है इन परचेज गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट वन, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल। ठीक है, इसमें क्या होता है, गुडविल हम किसी से खरीदे नहीं हैं, हम अपने मेहनत से काम करके बिजनेस में वी हैव क्रिएटेड गुडविल, दैट इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल। ठीक है, क्योंकि इसके वजह से कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया है, पैसा नहीं पे किया गया है, इस वजह से AS 26 के हिसाब से ये गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब कोई चीज रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता तो उसको क्यों पढ़ेंगे फिर हम लोग, बात सही है ना। अगर रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता तो व्हाई वी आर रीडिंग, बिकॉज आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं होगा लेकिन अकाउंटिंग में गुडविल का ट्रीटमेंट जरूर किया जाएगा। क्लियर है, इसीलिए गुडविल को कैलकुलेट करना जरूरी है। ठीक है, देखना, गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड बट अर्नड, गुडविल जो खरीदा गया नहीं है, कमाया हुआ है, अर्नड है बाय एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। टोटल 3 तरीका है इसको वैल्यू करने का। पहला तरीका है एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना,
फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो टोटल 3 मेथड है वैल्यूएशन करने का। कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो परचेज गुडविल है उसका और कोई मेथड नहीं है, वो जितना पढ़े हम लोग बस उतना ही है सिलेबस में, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम पहला मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को लेकर हम निकालते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, ठीक है। जैसे पिछले 5 साल का प्रॉफिट हम लिए, उन 5 साल के प्रॉफिट को लेकर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो एवरेज है ये 2 तरीके से निकल सकता है, जैसे कि तुम स्क्रीन में देख सकते हो। एक है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। अभी हम देखेंगे वो क्या होता है, ठीक है। तो जब एवरेज प्रॉफिट निकल गया उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। पहले समझ लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। वैसे तो फॉर्मूला में अगर जाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, तो बहुत सिंपल है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये करने से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहां समझा रहा हूं व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, देखना। जैसे हम पिछले 5 साल का प्रॉफिट लिए, ठीक है, और पिछले 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज आया 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आने वाले सालों में हम 1 लाख रुपए कमाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए कमाते हैं हर साल। तो आने वाले सालों में 1 लाख रुपए अर्न करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है, ये जो 1 लाख रुपए हम अर्न करेंगे, ऐसे कितने साल तक हम अर्न करते रहेंगे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब आज कोई अगर हमारा बिजनेस खरीद लेगा तो वो 1 लाख रुपए यूं ही कितने साल तक कमाता रहेगा। ये अपने आप में एक अनुमान है, अपने आप में एक एस्टिमेट है। रियलिटी में किसी को नहीं पता कि कितना साल तक गुडविल का बेनिफिट मिलेगा या कितने साल तक इतना प्रॉफिट होता रहेगा। ये एक अनुमान है जो कि क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, हमको कभी भी ये कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। सपोज 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, 5 साल तक हम ऐसे ही कमाते रहेंगे, तो 1 लाख इंटू 5, 5 लाख इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये तो पिछले सालों के प्रॉफिट का एवरेज करना है और ये एवरेज को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ, तो हमारा गुडविल आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑलवेज गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब 2 प्रकार का एवरेज हो सकता है, एक हो गया सिंपल एवरेज और दूसरा हो गया वेटेड एवरेज, ठीक है। सिंपल एवरेज में क्या होता है, जैसे पिछले 3 सालों में प्रॉफिट हुआ, सपोज ईयर 1 में 40,000, ठीक है, ईयर 2 में 20,000 और ईयर 3 में सपोज 25,000, ठीक है। ये 3 साल का प्रॉफिट है, 40,000, 20,000 और 25,000। अब अगर हम सिंपल एवरेज निकालेंगे, सिंपल एवरेज क्या होगा, 40,000 प्लस 20,000 प्लस 25 लाइन से पॉइंट में आ जाएगा, इसको 30,000 कर देते हैं, 30,000, तो प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 40,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 कितना हुआ, 90,000, 90 बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट है 30,000। इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। कुछ नहीं करना है, सारे सालों का प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय जितना साल है, जैसे यहाँ 3 साल है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिए। अगर 4 साल होता
डिवाइडेड बाय 4 कर देते। इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज, ठीक है। और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है देखना, हम इसमें वेट्स देंगे। वेट्स का मतलब होता है वजन, है ना। तो जो सबसे पुराना साल है वो सबसे कम इंपॉर्टेंस है, तो उसका वेट रहेगा 1, फिर 2, लेटेस्ट ईयर का 3। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सपोज 2019 है, ये 2020 है और ये 2021 है। तो जो सबसे पुराना साल है उसका वेट 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे चलता रहेगा। लेटेस्ट ईयर में ज्यादा वेट रहेगा, पुराने सालों में कम वेट रहेगा। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट। तो 40,000 इंटू 1 40,000, 20,000 इंटू 2 40,000, 30,000 इंटू 3 90,000। टोटल वेट कर लेंगे 170। टोटल वेट है 6। तो टोटल प्रोडक्ट है 170 और टोटल वेट है 6। अब निकालेंगे वेटेड एवरेज 1,70,000 डिवाइडेड बाय 6। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ रहा है। तो सिंपल एवरेज में क्या करते हैं, पिछले जितने भी साल है उसके प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। जैसे पिछले 3 साल का प्रॉफिट था, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस किए, डिवाइडेड बाय 3 कर दिए। 3 साल था तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिए, उसको बोलेंगे सिंपल एवरेज। और वेटेड एवरेज में क्या हो रहा है, हम वेट्स देंगे। अब वेट्स कैसे देंगे, जो सबसे पुराना साल है उसका वेट 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके चलेगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट को वेट के साथ, प्रोडक्ट निकलेगा। उसके बाद एवरेज निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, है ना। हम यहां पे क्या किए, अगर हम देखेंगे तो यहां पे हम क्या किए, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि सिंपल एवरेज से करना है कि वेटेड एवरेज से। क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि कौन सा एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। अगर कुछ नहीं बोला होगा हम सिंपल एवरेज मेथड को हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड काफी आसान है। देखोगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिर्फ पिछले सालों के प्रॉफिट्स को लेकर एवरेज निकालना है। वो एवरेज चाहे हम लोग सिंपल एवरेज भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो उसका वेटेड एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज निकलने के बाद सिर्फ मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ, तो हमारा गुडविल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है, ऐसा हो सकता है कि पिछले साल का जो प्रॉफिट दिया हो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज है या कुछ गलतियां हैं उसमें, या कुछ ऐसा आइटम्स हैं उसमें जो कि आने वाले सालों में रिपीट नहीं होने वाला है। हम क्या कर रहे हैं, पिछले 5 साल के प्रॉफिट के हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले सालों में कितना प्रॉफिट होगा। तो पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट हम लेंगे वो सही होना चाहिए। अगर उसमें कुछ एरर होगा, उसमें कुछ अशुद्ध होगा, अशुद्ध मतलब कोई एरर होगा या कोई एबनॉर्मल आइटम होगा जो कि आगे आने वाले सालों में नहीं होने वाला है, तो हमारा फ्यूचर का प्रॉफिट गलत हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में अगर कुछ एबनॉर्मल आइटम्स है, कुछ एरर्स है, या फिर कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो आने वाले सालों में नहीं होने वाला है, वो सबको हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हमको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में कुछ एड लेस करने के बाद जो आएगा उसको यूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए, और एवरेज निकलने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या क्या चीज एड लेस हो सकता है। मैं ऑलमोस्ट जो भी एड लेस हो सकता है एक जगह लिख दिया हूं एक फॉर्मेट में। उसके अलावा 1-2 आइटम्स और भी हैं, वो हम अलग से अभी कवर करेंगे,
ठीक है, देखना यहाँ पे। तो हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो पहले पिछले साल का जो भी प्रॉफिट दिया उसको ले लेंगे, उसमें हम कुछ एडलेस करेंगे ताकि हम आने वाले सालों का प्रॉफिट कितना होगा जान सकेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है उसमें, जैसे कि कोई लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, ये सब प्रकार का कोई एबनॉर्मल लॉस है, या कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ये सब क्या है, एबनॉर्मल है, ये डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, और आने वाले सालों में ये नहीं होने वाला है, क्योंकि कभी कभार हुआ है, हर साल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो एबनॉर्मल लॉस या लॉस ऑन सेल के वजह से प्रॉफिट जो है रिड्यूस हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। तो हम इसको एड बैक कर रहे हैं। किसको एड बैक कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस को या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को। ठीक है, इसीलिए ये दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। समझ में आ रहा है क्यों ऐड हो रहा है, एक एक आइटम करके समझेंगे। ये ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया है एबनॉर्मल लॉस या फिर लॉस ऑन सेल के वजह से, तो हम प्रॉफिट को ठीक कर रहे हैं, तो प्रॉफिट को वापस से इंक्रीज किए हम लोग। ठीक है, वैसे ही कोई अगर एबनॉर्मल गेन है, जैसे कि कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, तो कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा, हमको ठीक करना है, तो हम उसको वापस से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इस वजह से ये क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, उसके बाद नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है कोई ऐसा खर्चा या कोई ऐसा इनकम जो प्रीवियस ईयर्स में तो हो रहा था लेकिन आने वाले सालों में नहीं होने वाला है, उसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो पिछले साल कुछ खर्चा हुआ था जो आने वाले साल में नहीं होगा, तो पिछले साल में खर्चा हुआ था, तो पिछले साल का प्रॉफिट कम हो गया था, लेकिन क्योंकि ये खर्चा आने वाले सालों में नहीं होगा, तो जो आने वाले साल है, जो फ्यूचर है, उसका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, क्योंकि खर्चा नहीं होगा ना, तो प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, इसीलिए हम इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर कोई नॉन रिकरिंग इनकम है, कुछ इनकम्स है जो पिछले सालों में हुआ था, कुछ फायदा जो पिछले सालों में हुआ था लेकिन आने वाले साल में वो फायदा नहीं होगा, तो आने वाले साल का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, इस वजह से हम इसको लेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओवर वैल्यूएशन, ये बाद में देखते हैं थोड़ा, उसके बाद लेस में पहले देख लेते हैं और क्या क्या है। लेस में सब नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड का मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, ट्रेड मतलब बिजनेस, तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट हम किए हैं, ऐसा कोई जगह पैसा लगाए हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, और वहां से कोई इनकम आ रहा है हमको, तो वो तो नेक्स्ट ईयर में भी आएगा ही इनकम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले सालों में भी इनकम आया था, आने वाले सालों में भी इनकम आएगा, लेकिन हम गुडविल किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं बिजनेस का। इस वजह से कोई ऐसी जगह से अगर इनकम आ रहा है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो सबको हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसीलिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद कोई फ्यूचर, कोई एक्सपेंस जो कि हम गलती से लिखना भूल गए हैं, एनी एक्सपेंसेस इफ नॉट डिडक्टेड, तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, कोई खर्चा हुआ था लेकिन लिखे नहीं थे, तो लिख देंगे, उसको माइनस कर देंगे। कोई फ्यूचर का खर्चा, पास्ट में खर्चा नहीं होता था, पिछले सालों में ये खर्चा नहीं होता था, लेकिन आने वाले सालों में ये खर्चा होगा, तो ये फ्यूचर एक्सपेंस है, तो फ्यूचर में प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा खर्चा होगा, तो फ्यूचर में प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस होगा, इस वजह से वो क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेट में जो भी लिखा हुआ है सिर्फ दो चीज रह गया हमारा, एक हो गया ये प्लस में ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन,
और दूसरा हो गया ये माइनस में ओवर अंडर वैल्यूएशन। ठीक है, इसको समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखना, ऐसे तो तुम लर्न कर सकते हो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। ठीक है, लेकिन मैं उसका लॉजिक बता दे रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इधर नहीं बनाते, इधर नहीं दिखेगा, इधर बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, तो इधर कर देते हैं स्क्रीन को, रुको। जैसे ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, सपोज इसमें ओपनिंग स्टॉक है 10 रुपीज, परचेज है 50 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंस है 10 रुपए, सेल्स है 100 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक है 40 रुपीज। ऐसा दिखता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्लास 11 में पढ़े हम लोग। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 140 माइनस 70 रुपीज इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग जो ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, उसको अगर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा। 10 की जगह अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को 15 लिख दूं तो क्या होने वाला है, देखो, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो अब 70 नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 65, है ना। तो अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट कम हो गया। सॉल्व करके देख सकते हो, अब ये 70 नहीं आ रहा है, अब ये आ रहा है 65। तो ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज करने से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है। तो ये गलती को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन ओपनिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसीलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा। समझ में आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर ओपनिंग स्टॉक को हम कम लिख देंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो है वो माइनस होगा। समझ में आ रहा है। ठीक इसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक में भी गलती हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक में गलती है, लेके देखते हैं। सपोज मैं क्लोजिंग स्टॉक को इस बार 40 की जगह सपोज लिख दिया 30, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, देखना, 70 नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 60। तो क्लोजिंग स्टॉक कम करने से ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो गया है। ठीक है, तो उसको ठीक करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसीलिए देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये प्लस होगा और यहां पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस होगा। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्यों प्लस या क्यों माइनस हो रहा है फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन हम ध्यान भी रख सकते हैं प्लस क्या क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और माइनस क्या क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या क्या प्लस होगा और क्या क्या माइनस होगा। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीजें और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर सपोज हमको दिया हुआ है 31/3/2021 में क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है 1000 से। ठीक है, हमको दिया हुआ है 31/3/21 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 1000 से, तो वो तो ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2021 में हम लोग माइनस कर दिए। ठीक है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको ही कर लेंगे, जो गलती होने का हाई चांस है इसको डेंजर बना दो, डेंजर, यहां डेंजर है क्योंकि यहां पे गलती होने का बहुत हाई चांस है।
ठीक है। यहां क्या होगा, नेक्स्ट ईयर 31/3/22 में ये क्लोजिंग स्टॉक जो है नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। 31/3/21 का क्लोजिंग स्टॉक क्या बनेगा, 31/3/22 में ओपनिंग स्टॉक बनेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है 1000 से, और 31/3/22 को ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर एक साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत है तो हम हमेशा ये मानेंगे कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक में भी गलती है। अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। अगर एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे यहां पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2021 में माइनस हुआ, लेकिन ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 2022 में प्लस हुआ। ठीक है, मैक्सिमम लोग ये 2022 वाला करना भूल जाते हैं और इसके वजह से दिक्कत आता है सॉल्यूशन करते वक्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और क्या क्या बात ध्यान में रखना है हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालते वक्त। दो और चीजें हैं, पॉइंट नंबर 2 और 3। पॉइंट नंबर 2 देखना, अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, डायरेक्टली कहां रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो कहां रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में। जैसे एसेट खरीदे तो कहां रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होना चाहिए। और उसका जो डेप्रीसिएशन है हर साल रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, डायरेक्टली पीएल में रिकॉर्ड होता है, जैसे कि रिपेयर हो गया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है और उसका जो डेप्रीसिएशन है वो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हम लोग बट wrongly recorded as revenue। खर्चा हुआ कैपिटल लेकिन गलती से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए। ठीक है, तो लिखना कहां चाहिए था, बैलेंस शीट में, और उसका डेप्रिसिएशन को पीएल में लिखना चाहिए था, लेकिन हम क्या किए, एक बार में पूरा का पूरा अमाउंट ही पीएल में लिख दिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये 2022 में हुआ है सपोज, ठीक है, तो 2022 के प्रॉफिट में ऐड करेंगे उतना रुपए जितना रुपए हम लोग पीएल में लिख दिए हैं। तो क्या होगा, ये वाला गलती ठीक हो जाएगा। गलती से रेवेन्यू मान लिए हैं तो गलती से पीएल में लिख दिए, उसको ठीक कर दिए, तो प्रॉफिट में उतना रुपया प्लस कर दिए, तो ये तो ठीक हो गया। लेकिन मानना था क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो डेप्रिसिएशन को पीएल में लिखना चाहिए था, नहीं लिखे होंगे। तो सेकेंड क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। कौन से ईयर से, ऑल ईयर्स फ्रॉम 2022 2022 एंड उसके बाद जितना भी साल होगा सब में डेप्रिसिएशन माइनस होगा। 2022 में तो माइनस होगा ही, साथ ही साथ 2023, 24, 25 जितना भी उसके बाद ईयर होगा सब में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। क्लियर है ये। तो अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है और गलती से रेवेन्यू लिख देते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करना है, उतना रुपए हम लोग प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। पहली बात, क्योंकि रेवेन्यू माने तो पीएल में लिख दिए हैं, प्रॉफिट कम हो गया है तो उसको बढ़ाएंगे, तो उतना रुपए प्रॉफिट में प्लस कर दिए। उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन को 2022 एंड ऑनवर्ड्स जितना भी साल होगा, 2022 से पहले नहीं, 2021, 20 उसमें नहीं करना है, 2022 और उसके बाद जितना भी साल होगा सब में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई चीज जो रेवेन्यू था बट wrongly recorded as
कैपिटल है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन गलती से उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिए। तो क्या होगा, रेवेन्यू था तो 2022 के प्रॉफिट से लेस करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू था ना, पीएल में आना चाहिए था, तो पीएल में लिखेंगे उसको। और गलती से कैपिटल मान लिए हैं, मतलब गलती से डेप्रिसिएशन लगा रहे, लगाना नहीं चाहिए था, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कौन से साल, ऑल ईयर्स, कब से, 2022 और उसके बाद से। ठीक है, तो दोनों अपोजिट है देखोगे तो। अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और हम कैपिटल मान लिए हैं तो हम क्या करेंगे, जितना भी 2022 जैसे 2022 में हुआ तो उतना रुपए प्रॉफिट से लेस करेंगे, और उसका जो डेप्रिसिएशन है उसको 2022 एंड ऑनवर्ड्स जितना भी ईयर होगा उसमें प्लस होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये चीज लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में ठीक से दिया हुआ भी नहीं है ये, लेकिन एग्जाम में बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है। ये हो गया हमारा पॉइंट 1 और ये हो गया पॉइंट नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, जब हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट तो ये एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त। ठीक है, वंस हम ये सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं, फिर जो प्रॉफिट आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। जैसे कि हम देखे थे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब वो एवरेज हम लोग सिंपल एवरेज भी कर सकते हैं, वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं। वंस एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ, तो हमारा गुडविल आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, टोटल 3 मेथड्स था। पहला था एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड और लास्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितना प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं दैट इज नोन एज एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 साल या 10 साल में जो प्रॉफिट हम कमाए हैं दैट इज एवरेज प्रॉफिट। और दूसरा होता है एक नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसका मतलब है कि हमारे जैसे जो बिजनेसेस हैं वो हमारे जितना पैसा इन्वेस्ट करके कितना कमाते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। हम जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 वर्ड है यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट, जैसे हम लोग कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, फिर हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है कितना कमाना चाहिए था, हम जिस हिसाब से पैसा लगाए हैं बिजनेस में उसके हिसाब से 80,000 कमाना चाहिए था, तो 80,000 हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। हम 1 लाख कमा रहे हैं, कमाना चाहिए था 80,000, तो 20,000 हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या होगा, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट है 80,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना होने वाला है 20,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कभी नेगेटिव में नहीं होगा। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट 1,10,000 है, तो सुपर प्रॉफिट 0 ले लेंगे हम लोग, माइनस में नहीं लेंगे। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा और उससे गुडविल कैसे निकलेगा, ठीक है, देखना। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, जो हम लोग अभी अभी कैलकुलेट किए। जैसे कि एवरेज प्रॉफिट है सपोज 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए कहां से आया, पिछले 4 साल या 5 साल का जो भी प्रॉफिट दिया हुआ होगा उसका एवरेज। वो सिंपल एवरेज भी हो सकता है, वेटेड एवरेज भी हो सकता है। नेक्स्ट, फिर हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हम कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं और उसके हिसाब से कितना अर्निंग्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इन्वेस्टेड 8 lakhs, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना पैसा हम इन्वेस्ट किए हैं, यह भी कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय NRR। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में, हमको निकालना नहीं पड़ेगा। NRR का मतलब होता है कि जितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे कितना % अर्निंग्स होना चाहिए। सपोज NRR है 10%, तो हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट किए 8 लाख
और 10% का कमाई होना चाहिए। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 80,000। तो 8 लाख अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो 80,000 रुपए कमाना चाहिए, लेकिन हम कमा रहे हैं 1 लाख रुपए, तो हम ज्यादा कमा रहे हैं। इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या हो गया फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट जो हम स्टेप 1 में निकाले 1 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हम स्टेप 2 में निकाले, तो 20,000 क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब गुडविल क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा दिया हुआ रहेगा। तो 20,000 हो गया तुम्हारा सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो भी दिया होगा, सपोज 4 ईयर्स दिया है सपोज, तो गुडविल आ गया 80,000। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट पिछले सालों के प्रॉफिट को लेकर, नेक्स्ट निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100। फिर थर्ड निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और उसके बाद गुडविल निकालेंगे, गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ ना रहे और हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़े। ठीक है, तो उसका 2 अप्रोच है। पहला अप्रोच को बोलते हैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरे को बोलते हैं एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच में हम क्या करेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उसके बाद 3 चीज को माइनस करेंगे। पहला हो गया गुडविल, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई गुडविल है तो उसको हम माइनस कर देंगे। दूसरा, कोई भी फिक्टिशियस एसेट है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो वो सबको माइनस करेंगे। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है सच में एसेट नहीं है, उसको सेल करने से कुछ रियलाइज नहीं होगा, तो उसको माइनस करेंगे। और तीसरा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा जगह हम पैसा इन्वेस्ट किए जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ध्यान रखना कौन सा माइनस होगा, सिर्फ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे। अगर खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है और कुछ बताया नहीं है तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि वो नॉन ट्रेड होगा। ठीक है, जैसे यहां पे लिख दिया हूं मैं, इफ ओनली इन्वेस्टमेंट इज गिवन एज्यूम इट एज नॉन ट्रेड। खाली अगर इन्वेस्टमेंट लिखा है, नॉन ट्रेड या ट्रेड लिखा हुआ नहीं है, तो हम उसको नॉन ट्रेड मानेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो नॉन ट्रेड लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है तो भी नॉन ट्रेड मानेंगे। कब माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ अगर लिखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो हम उसको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में भी आंसर सेम आएगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एसेट साइड में क्या करेंगे, सारा एसेट्स को ले लेंगे, ऑल एसेट्स वी विल टेक एक्सेप्ट दिस 3 एसेट्स, दैट इज गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट, और माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज को, तो भी आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 अप्रोच है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, एक हो गया लाइबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरा हो गया एसेट साइड अप्रोच। दोनों में सेम आंसर आएगा, डिपेंड करता है कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, खाली इन्वेस्टमेंट दिया है तो ध्यान रखना, अगर ओनली इन्वेस्टमेंट इज गिवन वी विल एज्यूम इट एज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इतना है सुपर प्रॉफिट मेथड में, इससे आराम से सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा आखिरी मेथड है वो है तुम्हारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन 2 तरीके से किया जा सकता है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। दोनों में आंसर सेम आता है, चाहे हम करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या हम करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कब कौन सा करना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखो सबसे पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंफॉर्मेशन ले लेता हूं मैं,
सपोज एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख और NRR है 10%। ठीक है, 3 चीज लिया, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, NRR 10%। ठीक है, ये सब गिवन होगा। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो हम ऊपर वाले फॉर्मूला से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। स्टेप 2 कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय NRR 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 लाख आ जाएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू 10 लाख। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, गिवन है 8 लाख, तो गुडविल कितना आएगा स्टेप 2 दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू 10 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, तो 2 लाख आएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख और फिर गुडविल। स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। स्टेप 2 है कैपिटलाइज्ड वैल्यू 10 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, तो 2 लाख हो गया गुडविल। ठीक है, इसी को हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसी क्वेश्चन को सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो स्टेप 1 बोल रहा है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, अभी निकाले हम सुपर प्रॉफिट, ऊपर अभी अभी पढ़े, सेम तरीका है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख इंटू NRR बाय 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट है 80,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 इज द सुपर प्रॉफिट। अब स्टेप 2 गुडविल, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR, तो सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू 100 बाय NRR 10, दैट इज 2 लाख इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों में आंसर सेम आएगा, चाहे हम करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या हम करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोला होगा उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इतना है टोटल गुडविल का चैप्टर, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मैं होप करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।